तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पाराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज स्टैंडर्ड राइट हैंडेड। तो ये पाराबोला पहले हम लोग बना लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर उसके बाद लाइन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो विच इज हैविंग स्लोप -1, और दूसरा लाइन है y प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये पाराबोला हो गया आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड राइट हैंडेड। देन यू हैव अ लाइन x प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये -4 और जीरो से पास करेगा। तो दीज आर द टू पॉइंट्स, -4, 0 एंड 0, -4। फिर आपके पास एक लाइन है y प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो दिस विल बी अ हॉरिजेंटल लाइन, ऐसा कुछ होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये है आपका y प्लस फाइव इक्वल टू जीरो विच मीन्स y इक्वल टू -5। तो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा, y तो इस लाइन पे थ्रू आउट -5 है। तो ये हो गया आपका 1, -5, ये इस लाइन पे भी लाई करेगा, x प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पाराबोला का इमेज ले रहे हैं इस लाइन में x प्लस वाई इक्वल टू फोर में, x प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो में। तो जब भी किसी कर्व का किसी लाइन में इमेज लेना होता है तो आप क्या करते हैं, उस कर्व पे एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स कंसिडर अ पॉइंट ऑन दिस parabola as t square 2t because a is 1 here comparing y square equal to 4x, a 1 है। ए टी स्क्वायर टू होता है, 280 होता है, ए की जगह पर आपने 1 रख दिया। अब इस पॉइंट का इस लाइन में आपको इमेज लेना है। लेट से वो जो इमेज होता होगा वो अल्फा बीटा है, लेट से उस पॉइंट का इमेज अल्फा बीटा है। तो इमेज का एक रिजल्ट होता है आपके पास, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स बाय वाई कोफिशिएंट इक्वल टू -2 टाइम्स सम ऑफ this values when you're putting x equal to this and y equal to this। तो x की जगह पे टी स्क्वायर, y की जगह पे 2t, और कांस्टेंट अब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, इस 2 से कैंसिल हो गया। यू हैव अल्फा माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा -2t इज इक्वल टू -t स्क्वायर -2t -4। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2t -4, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीटा आपके पास हो जाएगा -t स्क्वायर -4। यहाँ से अल्फा प्लस फोर की वैल्यू हो गई -2t, और यहाँ से बीटा प्लस फोर की वैल्यू हो गई आपके पास -t स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो इसका 4 टाइम्स विथ नेगेटिव, 4 बीटा प्लस फोर। तो अल्फा बीटा जो है वो कौन से कर्व पे लाई करेगा, जब आप अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई से। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर -4 बीटा की जगह पे वाई प्लस फोर। ये कैसा पाराबोला आ गया आपके पास, ये डाउनवर्ड पाराबोला आ गया। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन भी फील कर सकते थे कि अगर गिवन राइट हैंडेड पाराबोला का इमेज आप लेते इस लाइन में जिसका स्लोप -1 है, तो एक डाउनवर्ड पाराबोला आ सकता था, जो कि हम लोगों ने अभी प्रूफ भी कर दिया। अब ये बोला जा रहा है कि ये पाराबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ए और बी पे, इस लाइन y इक्वल टू -5 को। तो आप इस इक्वेशन में जो डाउनवर्ड पैराबोला का आया है y इक्वल टू -5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द पॉइंट ए एंड बी। तो y की वैल्यू -5 रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, x प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस फोर -1 इंटू -4, ये आपका 4 हो गया। तो x प्लस फोर की दो वैल्यू हो गई 2 एंड -2, x की दो वैल्यू हो गई -2 एंड -6। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -6 -5, और बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास -2 -5। तो ए बी लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी लेंथ आपका 4 हो गया, जो कि इन्होंने दिया हुआ है डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये आपका हो गया 4। अब इन्होंने क्या बोला है कि एस जो है वो फोकस ऑफ दिस पैराबोला है। ए की वैल्यू 1 आई थी तो एस आपका 1, 0 हो गया। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल एस ए बी का। तो ये बहुत सिंपल है, ए बी यहाँ पे है, एस यहाँ पे कोई पॉइंट है। इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल लीजिए, ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, एस का कोऑर्डिनेट आपका 1, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, तो यही जो है अपने लेंथ निकाली 4,
और हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास, -5 था, राइट। और इसका वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0 है, तो ये डिस्टेंस आपका 5 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके 10 आ गया। नाउ व्हाट डू यू नीड, यू नीड सम ऑफ ए एंड डी। तो ए प्लस डी आपका 14 हो गया, ए प्लस डी इज 10 + 4 14। तो ये एक मेथड हो सकता है आपका, विच इज लेंदी, बट आप इसमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा मेथड इसको करने का क्या हो सकता है, इस 14 इज आंसर। दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें थोड़े से ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। तो पहले तो मैं एग्जैक्टली सेम चीज बना देता हूँ कि यू हैव अ 2D प्लेन, ये आपके पास है, फिर आपके पास पाराबोला है एंड लाइन है। लाइन ले लेते हैं हम लोग, x + y + 4 = 0। तो ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन जैसे आपने बनाया है ऑलरेडी, दिस विल बी द लाइन। पाराबोला बना लीजिए, y² = 4x, ये आपका पाराबोला है। और ये आपका लाइन है y + 5 = 0, विच इज y = -5 ऐसे कर। अब हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि रादर देन गोइंग फॉर दिस पाराबोला का इक्वेशन जो यहाँ पे बनने वाला है ना, हम लोग एक बार बना लेते हैं। पिछले मेथड में तो हम लोगों ने देखा है कि ये डाउनवर्ड बनने वाला है। तो रादर देन गोइंग फॉर दिस डाउनवर्ड पाराबोला के कोऑर्डिनेट्स, हम लोग इसी पाराबोला पे, गिवन पाराबोला पे, इसके इमेज पे ही सारी बातें कर लेते हैं कि अगर ये ए है ये बी है, तो इस लाइन का जो y = -5 है, इसका ही इमेज ले लें, इस लाइन का ही इमेज ले लें x + y + 4 = 0 में। तो ये कैसा बनेगा इमेज, क्योंकि ये 45 डिग्री है, स्लोप -1 है आपका, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी सॉल्व करके निकाला था कि यहाँ पे -5 है, जैसे आप इसमें -5 रखेंगे एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो लाइन है ये x = 1 हो गया। अब आप पाराबोला में रख दीजिए y² = 4x में। तो ये जो ए डैश और बी डैश आएगा, बी डैश क्या हो जाएगा आपका, एक्स तो 1 है दोनों ही जगह पे, और यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 रखते ही y की वैल्यू 2 हो जाएगी और -2 हो जाएगी, नीचे होने पे -2, ऊपर होने पे 2। तो फिर से आपको पता चल रहा है कि ये जो लेंथ है ए डैश बी डैश, क्योंकि मिरर इमेज लेने पे लेंथ और एरिया चेंज होता नहीं है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होगा। तो आपको ये मिल गया आपको। दूसरा जो आपको एरिया चाहिए, यहाँ पे एस है, तो आप उसका इमेज ले लीजिए एस डैश। और रादर देन गोइंग फॉर ट्राइंगल एस ए बी का एरिया, आप पूरी तरह से इसके इमेज के एरिया पे चले जाइए, एस डैश ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश है आपके पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट वाइज, एस डैश का आपका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि फाइंड द इमेज ऑफ 1, 0 इन दिस लाइन। तो इमेज का रिजल्ट आप फिर से यूज कर लीजिए सेम। मान लीजिए वो इमेज आपका एच और के है, तो आप कैसे बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट मेथड में आपने यूज किया, h-1/x इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट k-0 बाय y कोऑफिशिएंट -2 टाइम्स। अब आप इस पॉइंट को रखेंगे 1 0 को इस लाइन में x और y की जगह पे, तो 1 + 0 + 4 डिवाइड बाई 1² + 1²। सिमिलरली ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 1 + 4 5 हो गया। तो h-1 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -5। तो ये जो s डैश का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, -5 + 1 -4, एंड k विल बी -5। तो -4 -5 आ रहा है। एरिया कैसे निकालेंगे आप, ये दोनों पॉइंट फिर से वही हो गए, इनका लेंथ 4 हो गया, और ये एक पॉइंट हो गया आपका। तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है हाइट के तौर पे। ये तो बेस आपका 4 है ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4। और ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये आपका जो लाइन है इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया है, -4 आया है। तो -4 और 1 के बीच का डिस्टेंस 5 हो जाएगा। तो यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया इज 10 एंड डी इज 4। तो 14 आपका आंसर आ जाएगा इन बोथ द मेथड्स। टू parabolas have the same focus 4, 3। तो लेट्स से कि ये पॉइंट 4, 3 है, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है इन दोनों पाराबोला का वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो एक पाराबोला जिसका कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल इन 9, तो ये पाराबोला आपका कैसा बनेगा, ये अपवर्ड पाराबोला बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इसका डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस इसका 4, 3। तो ये ऐसा बनेगा। और हमें पता होता है कि पाराबोला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अगर पाराबोला पे कोई भी पॉइंट P है तो इसका फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स।
उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो इस केस में जो एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गया। और पाराबोला पे कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए एक्स कमा वाई, तो इस पाराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन कैन बी रिटन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली दूसरा पाराबोला जो है ना उसका डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये कुछ इस तरह का पाराबोला बनेगा विच इज राइट हैंडेड इन नेचर। तो ऐसा समथिंग आप पाराबोला बना लीजिए। तो दोनों पाराबोला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है विच इज ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरे पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इस पाराबोला के लिए भी फोकस सेम है आपका, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विल बी सेम। डायरेक्ट्रिक्स बस अलग हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसमें, वाई एक्सिस है जिसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो कोई भी पॉइंट आप लेंगे यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस इसके डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में आप क्या देखते हैं कि एलएचएस एग्जैक्टली सेम है, आरएचएस ही बस अलग है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर आप यूं कहें कि दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी आप बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है। y इक्वल टू माइनस एक्स तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर तो लाई नहीं करेगा, फिर y इक्वल टू एक्स पे ही लाई करेगा। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग ही ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे, राइट। दिस लाइन विल बी y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स आप रख दीजिए, इन दोनों में से किसी एक कर्व में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप y इक्वल टू एक्स यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एट एक्स फ्रॉम हियर, सिक्स एक्स फ्रॉम हियर, 14x प्लस 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे वो इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और बी का y कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 है। अब चूंकि दोनों पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, x1 x1 x2 x2। आपको इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर ही चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही आप यूज करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, मतलब टू टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर। और आपको पता होता है डिफरेंस ऑफ रूट का फार्मूला रूट डी बाई ए होता है। और अगर वो फार्मूला नहीं पता है तो आप ऐसे यूज कर लीजिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ए प्लस बी सम ऑफ रूट्स, यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका 14, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका 25 सी बाई ए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 196 माइनस 100, 96 इंटू टू विच विल बी 192। लेट्स चेक व्हाट इज आंसर गिवन, ऑप्शन ए विच इज 192। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एक पाराबोला गिवन है हमारे पास विच इज स्टैंडर्ड राइट हैंडेड। तो ये आपके पास पाराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अभी एस एस का फोकस है, तो एस एस समवेयर हियर। फोकस का कोऑर्डिनेट हमें पता होता है a, 0। तो जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x को कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। देन वी हैव पी क्यू एज अ फोकल कॉर्ड। तो इसका एक कॉर्ड है विच इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड में इस फोकस से पास कर रहा है, तो लेट्स से दिस इज p, दिस इज q। अब हमें पता होता है कि अगर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t1 है और इसका t2 है, तो T1 T2 माइनस वन होता है। If T1 and T2 are extremities of focal chord, then T1 T2 is -1, which is very basic result of focal chord of parabola। तो P का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, P का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे A की वैल्यू 3 है, T1 स्क्वायर 2a T1। सिमिलरली Q का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे A T2 स्क्वायर 2a T2। ठीक है। अभी आपका एक सर्कल है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं पी क्यू को डायमीटर मानते हुए, समथिंग लाइक दिस। तो इस सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ये वाला।
इसमें आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बना दीजिए आफ्टर डिवाइडिंग बाय 64। तो ये हो गया अल्फा बाय 64x माइनस √3y माइनस बीटा बाय 64 इक्वल टू 0। 64 है ये। 64 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर सर्कल का होता है नेगेटिव जी नेगेटिव एफ, जब वो जनरल फॉर्म में गिवन होता है। तो सेंटर यहां से आ रहा है अल्फा बाय 128 एंड √3/2। और आपको पता है कि पी क्यू है डायमीटर। तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज सेंटर। अभी आप वाई कोऑर्डिनेट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई अननोन है नहीं। तो वाई कोऑर्डिनेट √3/2 है। और पी क्यू के मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6t1 प्लस 6t2/2। और आपको ये भी पता है कि T1 T2 इज -1। तो T2 की जगह पे आप -1/T1 रख दीजिए। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। आपको मिल जाएगा 6t1 -1/T1 इज इक्वल टू √3, जो कि एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। T1 में 6t1² माइनस √3t1 -6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फैक्टराइज अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो √3 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac 6 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2a। ये वाला पार्ट आपका क्या है? 144 प्लस 3 147, जिसका रूट हो जाएगा 7√3। तो दो रूट्स इसके आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका ऐड करने पे 8√3/12 एंड द अदर वन इज माइनस करेंगे तो आप हो जाएगा ये -6√3/12। इसमें से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 3, तो ये हो गया 2/√3। और दूसरा वाला हो गया आपके पास -√3/2। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो T1 T2 इक्वल टू -1 को जस्टिफाई कर रहा है। इसमें से कोई भी आप T1 ले लीजिए, दूसरा आपका T2 हो जाएगा। लेट से आपने T1 को ये ले लिया, तो T2 आपका हो जाएगा -√3/2। इससे आपको P और Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। P का कोऑर्डिनेट क्या था आपका? 3t1² है ना। 3t1² 6t1 और 3t2² 6t2। आप T1 T2 की वैल्यू डाल दीजिए। तो 3t1² 6t1, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। और Q का कोऑर्डिनेट सिमिलरली 3t2² 6t2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये P का कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है 4 कॉमा दिस विल बी 12/√3 4√3। और Q का कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है 9/4 कॉमा दिस विल बी -3√3। अब जो सर्कल था जिसका इक्वेशन आपको गिवन था, उसमें पी क्यू डायमीटर ही तो था। तो डायमेट्रिक फॉर्म जो है, डायमीटर था ये। थोड़ा और इधर कर लीजिए, डायमीटर लगने लगेगा आपको। तो समथिंग लाइक दिस डायमीटर था इसका। आपको पता होता है कि जब डायमेट्रिकली एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 होता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x-x1 x-x2 प्लस y माइनस वन ऑफ द y कोऑर्डिनेट इनटू y माइनस अदर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो लेट्स यूज दिस x-4 x-9/4 प्लस y -4√3 y1 इंटू y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करिए। एक तो x² हो गया, देन 4x एंड 9/4x, तो 16 प्लस 9 25x हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ से 9 आ जाएगा। फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करिए। y² -4√3 प्लस 3√3, तो -√3y एंड 4√3 इंटू 3√3 विल बी 36 इक्वल टू 0। Let's simplify this one more time. After that, we'll compare it with the given equation of circle. x² यहाँ से, y² यहाँ से, -25x/4 -√3y, and we are getting -27 as the constant term. Let's compare with the given equation of circle. एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या था given equation। ये है आपका x² y² तो रहेगा ही रहेगा, -α/64 -√3y -β/64। इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, -α(x/64 -√3y एंड -β/64। अब आप कंपेयर कर दीजिए। ये तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे
तो अल्फा हो जाएगा आपके पास 25 × 64/4 विच इज 400। और बीटा आपका क्या हो जाएगा, ये मैच कर रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। बीटा इज 64 × 27, ये 4 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब 1728 आ गया। क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी नीड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है। तो वी विल बी गेटिंग दिस एज 1328। तो आपको ये लग सकता है कि मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज किया ही नहीं, तो एग्जैक्टली मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं यूज किया। बिना इसके यूज किए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज करना ही चाहते हैं तो मैं आपको हिंट दे देता हूं आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फोकल कॉर्ड की, वैसे आंसर इसका आ चुका है। जस्ट फॉर अ चेंज आई विल गिव द आइडिया कि आप दूसरा और क्या कर सकते हैं। फोकस है आपके पास एस, ये पी है, ये क्यू है, फोकल कॉर्ड। तो हमें पता होता है कि हार्मोनिक मीन ऑफ सिगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ये दोनों सिगमेंट्स हैं, ये दोनों इसके टुकड़े हैं, इनका हार्मोनिक मीन पी एस और क्यू एस का, जो कि टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइड बाय सम ऑफ दीज टू, ये इनका हार्मोनिक मीन होता है, पी एस एंड क्यू एस, है ना। हार्मोनिक मीन की वैल्यू मैंने लिख दी, मतलब ये हार्मोनिक मीन जो है इन दोनों का, दैट इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम, 2a के बराबर होता है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, ये आपका नीचे समेसन भी शायद गिवन है, समेशन या प्रोडक्ट में से कोई गिवन है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये गिवन है आपका प्रोडक्ट 147/4। तो ये आपका हो गया 2 × 147/4। नीचे आपका इनका एडिशन आ गया, तो पी एस प्लस क्यू एस आ गया। यहां से पी एस प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 2 कैंसिल हो गया, 147/12 विच इज 49/4। दो नंबर का प्रोडक्ट मालूम हो गया और समेशन मालूम हो गया। प्रोडक्ट क्या था आपका इनका, 147/4 था। तो यहां से आप किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इससे आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और बाय ऑब्जर्वेशन या फिर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बोल सकते हैं कि एक आपका 7 रहा होगा और दूसरा आपका 7/4 रहा होगा, जिससे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 7 और 7/4 से ये आ रहा है क्या, 28 प्लस 7 35, 147/4 नहीं, ये आपका 21/4 रहा होगा, तो आ जाएगा यहाँ से। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मैं तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, बट यू कैन सॉल्व द प्रॉपर क्वाड्रेटिक। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको पता होता है कि अगर P का कोऑर्डिनेट 80² 280 है, तो इसका फोकल डिस्टेंस क्या होता है, a × 1 + t²। तो a × 1 + t² इज 7। ए की वैल्यू आपको मालूम है, वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। देन यू कैन प्रोसीड विद द सेम वे जैसे आप मेथड 1 में कर रहे थे। तो आई होप इट इज क्लियर। आंसर तो मैच हो ही गया था फर्स्ट मेथड से। लेट द parabola y = x² + px - 3, ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि x में क्वाड्रेटिक और x² का ऑप्शन पॉजिटिव है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है 3 पॉइंट पे, p q और r पे। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका हम लोग। पैराबोला विल बी अपवर्ड इन नेचर, समथिंग लाइक दिस। तो ये इस तरह से पैराबोला हो गया, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 ऐसा। तो ये रफ डायग्राम है, कोऑर्डिनेट में नॉट जस्टिफाई इट। इसमें आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3। कोऑर्डिनेट एक्सेस पे पॉइंट होगा तो कोई एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, जैसे x 0 डाला तो आपने y की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप y 0 डालेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन x है। उसको हम लोग बाद में निकालते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। तो ये भी बोला जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है -1, एक सर्कल है। इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेट प्लेन में भी बना सकते हैं। इसका सेंटर जो है वो -1, सेंटर आपको मालूम है। और ये सर्कल भी इन्हीं तीनों पॉइंट से पास कर रहा है पी की बार। उसमें से एक पॉइंट तो आपको मिल गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज पी। तो पी तो आपको मिल गया, तो सर्कल इस पॉइंट से पास करेगा 0, -3 से। सेंटर मालूम है और एक पॉइंट मालूम है सर्कल पर का, तो इसका रेडियस निकल सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो √5 इसका रेडियस हो गया। अगर सर्कल का सेंटर आपको मालूम है
और रेडियस मालूम है, इक्वेशन आप सेंट्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अब ये सर्कल जो है ये भी उन्हीं तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई की वैल्यू 0 डाल दीजिए। तो इसमें आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू आपने 0 रखी है तो 0 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आपके पास 4 हो गया, तो एक्स प्लस वन आपके पास +-2 हो गया। देन यू गॉट एक्स इज इक्वल टू -3 and 1। तो ये जो पॉइंट है वो -3, 0 हो गया, और ये पॉइंट आपका 1, 0 हो गया। तो पाराबोला भी इन्हीं तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, और सर्कल भी इन्हीं तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। आपको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो या तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल लीजिए, या फिर आप प्योर ज्योमेट्री से निकाल लीजिए। मैं प्योर ज्योमेट्री से निकाल लेता हूँ इसको, कि इसका एरिया हाफ इंटू बेस विच इज आपका क्यू आर हो गया, क्यू आर को मैं बेस ले लेता हूँ, एंड हाइट विच इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अच्छा क्यू आर हो गया, ये आर मिस कर दिया मैं, क्यू आर लेंथ। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, ये -3 है और ये 1 है, -3 और 1 के बीच की दूरी आपकी 4 हो गई। एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, आप 3 यूनिट नीचे जा रहे हैं, तो ये 3 हो गया। तो आपका आंसर आ रहा है 4 × 3 12/2, 6। तो 6 आपका आंसर आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी। यस, गिवन आंसर इज ऑल्सो 6। Let P4, 4√3 be a point on the parabola y square equal to 4ax। तो y square equal to 4ax कैसा parabola होगा, ये स्टैंडर्ड राइट हैंडेड parabola होगा। y square is equal to 4ax is स्टैंडर्ड राइट हैंडेड parabola। इस पे एक कोई पॉइंट है 4, 4√3, और पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है। अच्छा, तो P इज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो आपको पता होता है कि अगर T1 पैरामेट्रिक वैल्यू है वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, और T2 पैरामेट्रिक वैल्यू है अनदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड का, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये रिजल्ट सबको पता रहता है। तो सबसे पहले तो P का कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखा है, तो आप P को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिए, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, y कोऑर्डिनेट 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 है, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 3 आ रही है। अब दूसरा ही इन्होंने p का कोऑर्डिनेट बोला है 4, 4√3, तो आप यहाँ से 2a T1 की वैल्यू कंपेयर कर दीजिए 4√3 से। तो a की वैल्यू जस्ट आपकी 3 आई है, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4√3/2 × 3, 6। तो ये आप कैंसिल कर दीजिए, 2 और ये 2 हो गया, 2/√3 हो गया। इफ T1 is 2/√3 एंड T1 T2 is -1, तो T2 यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 आ गया -√3/2। और जैसे ही T2 की वैल्यू आ गई आपके पास, इसका मतलब Q का कोऑर्डिनेट आ गया। Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास, A की वैल्यू 3 है, और T2 की वैल्यू -√3/2 आ गई, तो ये हो गया 3 × 3/4, 9/4, एंड 2a T2, तो 2 × 3, 6 -√3/2, तो ये हो गया आपका -3√3। अब इसके आगे क्या करना है आपको, M and N are the foot of perpendicular drawn from P and Q respectively on the directrix of parabola। तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है जो एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट इज एट द a यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। तो a की वैल्यू जस्ट 3 आई है, तो ये आपका x इक्वल टू -3 हो गया। अब आप P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस वर्टिकल लाइन पे, तो ये आपका एक क्वाड्रेटल बनेगा, PQNM। आपको इसी का एरिया चाहिए। तो ये ट्रेपेजियम भी बन रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपके पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQNM, ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज PM + QN इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगी आपकी, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का y कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा Q का y कोऑर्डिनेट। तो लेट्स फाइंड आउट ये क्या आ रहा है आपके पास, PM डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस।
तो ये डिस्टेंस तो P का ही एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, और ये डिस्टेंस आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स की वर्टेक्स से दूरी, तो 3 हो गई। सिमिलरली QN क्या हो गया, ये डिस्टेंस आपका 9/4 है और ये फिर से 3 है, तो 9/4 प्लस 3, और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4√3, तो ये हाइट 4√3 हो गई, और इसका 3√3 विथ नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, तो 4√3 प्लस 3√3। इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। क्या आ रहा है आपका, 1/2 बाहर है, 4 + 3 + 3 ये 10 हो गया, 10 + 9/4 तो ये 49/4 हो गया, एंड दिस इज 7√3। तो 49 × 7, 7 का क्यूब 343 √3/8, 343 √3/8। लेट्स चेक ये कौन सा ऑप्शन है, 343 √3/8, ऑप्शन सी है। यस, एंड दैट इज द आंसर गिवन, तो सी ही आपका आंसर आ रहा है। If the line this intersects the parabola at the points A and B, then at the vertex of the parabola, the line segment AB subtends an angle equal to what? So we have been given a parabola 4y is equal to 3x square, which is upward in nature. So let's draw a rough diagram of a parabola which is upward in nature. 4y is equal to 3x square. And then we have a line 3x minus 2y plus 12 equal to 0. So this is an upward parabola, and this is a line 3x minus 2y plus 12 equal to 0. Let's solve these two. In place of y, we can write 3x minus 2 into y is 3x square by 4. So 3x square by 4 plus 12 equal to 0. So we will be getting 6x minus 3x square plus 24 equal to 0. And when we divide by -3, it will be x square minus 2x minus 8 equal to 0, which gives you x equal to 4 and -2. So this will be 4 and this will be -2. And now just you put the value of x in this, you will get the value of y. So what is y? Y is 3x plus 12 by 2. So putting x equal to -2 here, it will be 6 by 2, which is 3. So this coordinate is -2 by 3. And the other one is putting 4 here, it will be 12 plus 12, 24 by 2. 12 will be the second coordinate. Now we need this angle which line segment AB mix at the vertex, means mix at the origin. This angle AOB is what we want. This angle we want. So if we need a specific angle, whether it is acute or obtuse, we need that angle itself. So we cannot use the formula with mod. We will be using slope of final minus slope of initial divided by 1 plus slope of final, slope of initial, where final is the line segment which we get when we give the angle in anti-clockwise direction. So this is your final slope. And what is slope of OA? Slope of OE can be obtained by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So it will be 3 by -2, -3/2. So there is your slope of final ray, and slope of initial OB will be the slope, which is again y2 minus y1 by x2 minus x1. So 3. Now let's plug it over here. This will be -3/2 minus 3 divided by 1 plus -3/2 into 3. So this will be -9/2 divided by 1 minus 9/2, which is -7/2. So it is automatically coming as positive, which means this angle is obtuse, I mean acute, and theta will be tan inverse 9/7. So this is formula for finding the specific angle. If we need particular angle in a triangle, we will be using this formula. And we are getting answer as tan inverse 9/7, which is D option. That's correct. Let the shortest distance from a comma 0, a is positive, to the parabola y square equal to 4x be 4. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड राइट हैंडेड parabola है, y square is equal to 4x. लेट्स ड्रॉ इट। और हमें ये पता होता है कि कभी भी अगर किसी पॉइंट का किसी कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो इट विल ऑलवेज बी अलोंग इट्स नॉर्मल, और दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये इसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है।
अभी फिलहाल हमारे पास एक पॉइंट है a कॉमा जीरो वेयर a इज पॉजिटिव, तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट होगा। एंड वी नीड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड इट इज गिवन एज 4। तो आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे इस पाराबोला पे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब। और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स में ए की वैल्यू वन है। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन एज स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए। अब वो नॉर्मल इस ए कॉमा जीरो से पास करना चाहिए। तो ऐसे तीन मैक्सिमम नॉर्मल हो सकते हैं। अभी आप इसको ए कॉमा जीरो से पास कराइए। तो व्हेन यू लेट इट पास थ्रू ए कॉमा जीरो, यहाँ पे आपका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट जीरो। जीरो इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप ए रखने वाले माइनस टी ए प्लस टू टी प्लस टी क्यूब। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है या तो टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी या फिर ए का वैल्यू आपके पास टू प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है, टी की वैल्यू जीरो लेंगे तो आपका जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा, और अदर टू वैल्यूज आर टी स्क्वायर टू टी, और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा। तो फिलहाल हम लोग इस पॉइंट को ले लेते हैं टी स्क्वायर टू टी को। सिमेट्रिसिटी से ये वाला भी आपका सेम डिस्टेंस देगा। तो ये फोर है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये फोर होगा या तो ये फोर होगा। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो केस वन ये फोर होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू आपकी फोर हो गई। दूसरा केस कि आपका ये डिस्टेंस फोर होगा। लेट से ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका ओ है। तो इसमें ए बी वाला डिस्टेंस आपका फोर होगा, ये केस लेते हैं हम लोग। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर हम फोर लें तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टू टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर 16। अभी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू टू प्लस टी स्क्वायर है। तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे टू प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर प्लस फोर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। तो इस केस में आपका डिस्टेंस क्या आ रहा है, टी स्क्वायर थ्री हो गया, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया आपका थ्री कॉमा टू रूट थ्री। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइव कॉमा जीरो। तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस आपका फोर हो रहा है और ये डिस्टेंस फाइव हो रहा है। मतलब इन दोनों डिस्टेंस में आपका ये डिस्टेंस ही मिनिमम है और आपको मिनिमम को फोर लेना है। तो ये वाला केस आपका वैलिड होगा। इस केस में जब आप इसको फोर ले लेंगे तो आपकी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू टू हो जाएगी व्हेन यू आर कंसिडरिंग ए इज इक्वल टू फोर, है ना। ए स्क्वायर ए इक्वल टू फोर इम्प्लाइज टू प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड टी स्क्वायर इज टू। उस समय बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू कामा टू रूट टू। और उस समय ए बी डिस्टेंस जो है, जब आप ए की वैल्यू फोर ले रहे हैं तो ये फोर कामा टू, टू का स्क्वायर फोर एंड टू रूट टू, ये एट रूट ट्वेल्व हो जाएगा। तो ये फोर आपका मिनिमम डिस्टेंस नहीं रहा, तो ये वाला केस आपका वैलिड नहीं है। विल हैव टू गो फॉर दिस केस। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो। तो ए की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए की वैल्यू आपके पास आ रही है फाइव, ए एस फाइव। तो एक सर्कल है आपके पास जो फाइव कॉमा जीरो से पास कर रहा है। और किस पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पाराबोला। तो फोकस ऑफ पाराबोला क्या होता है, ये वन यूनिट के डिस्टेंस पे होगा क्योंकि ये पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है। तो ये वन कॉमा जीरो आपका फोकस हो गया। तो सर्कल इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, वन इज वन कॉमा जीरो, अदर इज फाइव कॉमा जीरो। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि इसका सेंटर एक्सिस ऑफ पाराबोला पे है। पाराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस था, मतलब इसी लाइन पे इसका सेंटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके डायमेट्रिकली इन पॉइंट है, तो आपको डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज करना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। इसको हम जैसे ही एक्सपेंड करेंगे आपके पास क्या इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। लेट्स सी कि ये कौन सा ऑप्शन है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये ऑप्शन है और यही आंसर आपका गिवन है, ऑप्शन है। द फोकस ऑफ द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 16। तो ये पाराबोला है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 16, इसमें आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 टाइम्स x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा इस पाराबोला का, -4, 0। और ये शिफ्टेड राइट हैंडेड पाराबोला है आपके पास। तो -4, 0 एंड शिफ्टेड राइट हैंडेड पाराबोला विल बी लाइक दिस। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा से कंपेयर करेंगे। तो वर्टेक्स हो गया -4, 0। ए यूनिट की दूरी पे जाएंगे तो आपको मिलेगा फोकस -3, 0। अब जो सर्कल है आपके पास उसका सेंटर है -3, 0। तो ये सर्कल हो गया आपके पास, इसका सेंटर है -3, 0 और रेडियस है आपका 5 यूनिट इस सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, x-x1 जो कि -3, 0 है इसका सेंटर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि दो लाइंस हैं, एक लाइन तो गिवन है, इसमें कोई अननोन नहीं है, y इक्वल टू 3x, इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये एक लाइन है y इक्वल टू 3x। अब इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, तो वो दोनों पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि जो दूसरा लाइन है जिसमें एक पैरामीटर लैम्डा है, वो इस लाइन को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां ये सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चूंकि गिवन लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो या तो ये इस पॉइंट से पास करेगा या इस पॉइंट से पास करेगा, ये वाला लाइन। तो आप y इक्वल टू 3x को इस सर्कल से सॉल्व कर लीजिए, और ये दोनों जो पॉइंट आएंगे वो इस लाइन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वहां से लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएगी, विच आर λ1 λ2। फिर वहां से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। तो लेट्स सॉल्व दिस सर्कल एंड दिस लाइन y इक्वल टू 3x। तो जैसे हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वाई की जगह पे आपका 3x हो गया, तो 9x स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन बनेगा, 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 आ रहा है एंड द सेकेंड वन इज -8/5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन से y इक्वल टू 3x से 3 हो जाएगी, एंड द सेकेंड वन इज -8/5 एंड -24/5। सो दीज आर द टू पॉइंट्स जहां से कि ये दोनों लाइन पास कर रही है, ये दोनों लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज सेकेंड लाइन, x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 4। तो आप इस दोनों पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करा दीजिए, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वन इज 1 and 3, तो 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। यहां से लैम्डा की एक वैल्यू आ गई 1। और दूसरी जब आप इस पॉइंट पर रखेंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5 प्लस लैम्डा टाइम्स -24/5 इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपके पास लैम्डा आ रहा है 4 + 8/5 विच इज 28/5 डिवाइडेड बाई -24/5, -7/6। अब देखते हैं किसको छोटा बताया गया किसको बड़ा बताया गया। लैम्डा वन इज स्मॉलर, तो लैम्डा वन छोटा वाला है, लैम्डा वन की वैल्यू हो गई आपकी, इन दोनों में छोटी कौन सी है, -7/6, और बड़ी कौन सी है लैम्डा टू, ये आपकी 1 हो गई। आपको फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, 12 λ1 प्लस 29 λ2। तो 12 λ1 प्लस 29 λ2, तो 12 इंटू -7/6 प्लस 29, तो ये आपका आ जाएगा 29 माइनस 14 विच विल बी इक्वल टू 15। देखते हैं आंसर क्या गिवन है, यस आंसर इज गिवन है 15। If the equation of the parabola with vertex this and directrix this is this, then alpha plus beta plus gamma is what? तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक इंक्लाइंडेड लाइन है, इसलिए पाराबोला का इक्वेशन भी एक इंक्लाइंडेड होने वाला है। इट इज नॉट द शिफ्टेड और स्टैंडर्ड वन। तो मान लीजिए कि एक इंक्लाइंडेड पाराबोला है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका एक्सिस है, और ये पाराबोला कुछ इस तरह का है। तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, एक तो ये कि डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। दूसरा वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सेस पाराबोला को इंटरसेक्ट करता है। तो हमें पाराबोला का जो फंडामेंटल डेफिनेशन मालूम है वो क्या मालूम है कि पाराबोला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, ऐसे कोई भी पॉइंट अगर आप पाराबोला पे लेंगे और उसका लोकस निकालना है,
तो आपको उसकी दूरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से ये बराबर करनी पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है आपके पास, आपको क्या चाहिए, फोकस चाहिए बस। तो फोकस कैसे मिलेगा, दो तरीका है। एक तो ये पॉइंट जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है उसको आप अल्फा बीटा बोल दीजिए, और इसको निकालने के बाद ही आपको फोकस मिल जाएगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मिलता है। अब जैसा मैंने बोला, दो तरीका है इसको निकालने के लिए। आप एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट लगा सकते हैं, दूसरा ये कि आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, एक्सिस की इक्वेशन को, क्योंकि आपको पॉइंट मालूम है और ये भी पता है कि ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए। मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट क्या है कि अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से इस लाइन पे, तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा-3/2 डिवाइड बाय एक्स का कॉफिशिएंट 1 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बीटा-3 डिवाइड बाय वाई का कॉफिशिएंट 2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में -1 लिखते हैं, इमेज लेना होता है तो -2 लिखते हैं। फिर आप इस पॉइंट 3/2 कामा 3 को इस एक्स और वाई की जगह पे रखेंगे, तो इट विल बी 3/2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा और बीटा मिलने वाली। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये हो गया अल्फा-3/2 इज इक्वल टू बीटा-3 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 12 प्लस 3 15/2 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया -3/2। तो अल्फा यहाँ से हो गया आपका 0, और बीटा हो गया आपका ये भी 0 हो गया, तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर 0। ये आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑरिजिन मिल गया। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट आपका एच के है, या पी क्यू मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा आपका, p प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3/2, तो p की वैल्यू 3 हो गई। एंड सिमिलरली q प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3, तो q की वैल्यू आपकी 6 हो गई। नाउ यू नो द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो आप डेफिनेशन यूज कर लीजिए कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। और किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। आप स्क्वायर कर लीजिए, पी एस स्क्वायर कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। पी आपका कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है एस पैराबोला पे, जिसको आप एक्स वाई ले लीजिए, या फिर एच के लेके एलिमिनेट कर सकते हैं लोकस वाली कंडीशन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये x-3 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर हो गया। और इधर आपको डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन यूज करना है, बेसिक फॉर्मूला है। तो आप इस पॉइंट एक्स वाई को एक्स वाई की जगह पे रखेंगे, तो बेसिकली इट विल बी x+2y डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज √5। स्क्वायर कर लिया दोनों साइड, तो ये हो गया आपका 5 इधर आ गया मल्टीप्लाई होके, एंड देन यू ओपन दिस x-3 का होल स्क्वायर, x² - 6x+9, y-6 का होल स्क्वायर भी आप ओपन कर लीजिए, तो y² - 12y+36, एंड दिस साइड इट विल बी x+2y का होल स्क्वायर विच इज x² + 4xy + 4y²। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, 5x² - x², 4x², y² वाला टर्म आपका कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा, xy वाले टर्म का -4, x का -30, और y का कॉफिशिएंट -60, एंड कांस्टेंट टर्म इज 225 सिंप्लीफाई करने के बाद। एंड द गिवन वन इज व्हाट, अल्फा x² + बीटा y²। आप इसको कंपेयर करिए, अल्फा x² + बीटा y², एंड देन व्हाट इज एक्स वाई का कॉफिशिएंट माइनस गामा एक्स वाई। बाकी वाले टर्म उन्होंने एज इट इज दे रखे हैं, -30, -60 एंड 225। तो ये आपका एज इट इज आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन सही है आपका। देन अल्फा इज 4, बीटा इज 1, एंड गामा इज ऑल्सो 4। को वैल्यू किसकी चाहिए, यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप इनको ऐड कर लीजिए, विच इज 4 + 1 + 4, 9 होना चाहिए इसका आंसर। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर गिवन इज ऑप्शन डी विच इज 9। Prove that the area of the portion of parabola is 1/3 और 2/3 of the corresponding rectangle। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ पाराबोला की, विच कैन बी यूज टू सेव द टाइम विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन। जब भी आपको एरिया निकालना हो और उसमें पाराबोला इन्वॉल्व होता हो, तो आप बिना इंटीग्रेशन के ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि जो एरिया हो वर्टेक्स से जरूर स्टार्ट होना चाहिए। लेट से आप इस पोर्शन का एरिया निकालना चाहते हैं अंडर एक्स एक्सेस, तो पहले मैंने एक स्टैंडर्ड अपवर्ड पाराबोला लिया है। आप चाहे तो राइट हैंडेड भी ले सकते हैं और शिफ्टेड भी ले सकते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x² = 4ay हो जाएगा आपका। और इस पॉइंट को हम लोग O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको यहाँ से जब आप B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये C बोल देते हैं। तो ये वाला जो एरिया आएगा, लेट्स से दिस एरिया इज A1 और ये दूसरा वाला एरिया A2 है, तो हमें प्रूफ करना है कि A1 इज, तो आपको देख के लग रहा होगा कि कौन सा हाफ से ज्यादा है। जब आप OB को ज्वाइन करेंगे विच इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल,
तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियरली A1 जो है उससे कम है, तो जो कम होगा हाफ से, दैट इज वन थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी, OABC। और दूसरा वाला जो पोर्शन आपका A2 है, दैट विल बी टू थर्ड ऑफ सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं अभी। तो ये एरिया आप वर्टेक्स से स्टार्ट होगा तभी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो आप इंटीग्रेशन से इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लेंथ है वो OA है, और जो ब्रेथ है, जो हाइट है, वो AB है। अब आप पाराबोला पे एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि ये अपवर्ड पाराबोला है। तो इस पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो 280 AT स्क्वायर होगा। आप चाहे तो अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये आपका कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 280, और ये वाली हाइट कितनी हो गई, AT स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है आपका 2A² T3। तो आपको ये एरिया निकालना है A1। तो लेट्स फाइंड A1 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि आपको अंडर एक्स एक्सिस चाहिए, तो 0 से लेकर 280 तक करेंगे। और आप अंडर एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए होगी इस इक्वेशन से। x² इक्वल टू 4AY से y की वैल्यू क्या आ रही है, x² बाई 4A आ रही है। तो ये x² बाई 4A को आपको इंटीग्रेट करना है। 4A यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। x² का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, पहले तो मैं लिख लेता हूँ x², फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इट विल बी x³ बाई 3। और आपको बस अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जैसे आप लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट इज 280। 280 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8A³ T3/4A। तो ये आ रहा है आपका 2A² T3/3। अच्छा, ये 3 मिस हो रहा है, ये 3 भी आप लिख लीजिए। तो 2A² T3/3 विच इज एग्जैक्टली वन थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब A1 आपका वन थर्ड हो गया, तो A2 आपका ऑटोमेटिकली टू थर्ड हो जाएगा। आप उसको भी चाहे तो इंटीग्रेशन से प्रूफ कर सकते हैं। आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो आप अंडर वाई एक्सेस ले लीजिए, है ना। तो वाई एक्सेस लेंगे अंडर, तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। या दूसरा केस आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक राइट हैंडेड पैराबोला भी एज्यूम कर सकते हैं। तो उससे आपको एक और रिजल्ट मिल जाएगा कि ये वाला एरिया जो दोनों पैराबोला के बीच में है, वो भी आपका वन थर्ड हो जाएगा। तो ये पूरा 3 इक्वल पार्ट में हो जाएगा, वन थर्ड, वन थर्ड एंड वन थर्ड, पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो ये वाला आप कैसे निकालेंगे, ये आप एरिया इससे निकाल लीजिए, इस वाले के एरिया से। एरिया ऑफ, मैं फिर से इसका डायग्राम अलग से बना देता हूँ। मान लीजिए आपने इस राइट हैंडेड का इक्वेशन लिखा, y² इज इक्वल टू 4AX। इसका इंटीग्रेशन आपको अगर करना है, अंडर एक्स एक्सिस ही करना है, ये वाला एरिया ही लेना है आपको। तो इस बार आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, AT² 280। आप इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से लेके AT² तक। इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4AX। तो ये हो गया आपका 2√A√x। इंटीग्रेट कर दीजिए, 2√A आपका बाहर आ गया, √x का इंटीग्रेशन टू थर्ड ऑफ x√x हो गया। लिमिट आप डाल दीजिए 0 से AT²। तो ये हो जाएगा 4√A/3। AT² यहाँ पे डालेंगे, तो A√A into T3। तो ये आपका सिंप्लीफाई क्या आ रहा है, 4A² T3/3, विच इज टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो 2A² AT³ आया था। तो आप फिर से देख लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है, चूंकि हाफ से ज्यादा है, तो टू थर्ड हो गया। अगर आप दोनों पाराबोला को एक साथ बनाएंगे, ये वाला पाराबोला जो मैंने पहले से बनाया था अपवर्ड वाला, ऐसे करके, तो ये वाला वन थर्ड था, और ये पूरा हो गया टू थर्ड। तो जो बीच में बच गया वो भी आपका वन थर्ड हो गया। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें पाराबोला की एरिया निकालनी हो, तो आप विदाउट इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पे मैंने वर्टेक्स को ऑरिजिन लिया। मान लीजिए वर्टेक्स कहीं और होता, लेट्स से कि वर्टेक्स आपका यहाँ पे होता, फिर भी आपको अगर ये वाला एरिया चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट एक्सेस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सेस के शिफ्ट करने पे एरिया तो चेंज होगा नहीं ना, क्योंकि पाराबोला को आपने वहीं रखा है। तो चाहे वो कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पे हो, चाहे कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पे हो, ये एरिया आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो इवन इफ वर्टेक्स इज नॉट दैट द ओरिजिन, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये एरिया वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एरिया आपका ये वाला चाहिए आपको, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का चाहिए, तो इसके लिए फिर आप वन थर्ड ऑफ रेक्टेंगल या टू थर्ड ऑफ रेक्टेंगल नहीं यूज कर सकते, वर्टेक्स से स्टार्ट होना
कंपलसरी है इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। तो आई होप इट इज क्लियर। आप कुछ क्वेश्चंस जी के इस प्रॉपर्टी के हेल्प से काफी इजीली कर सकते हैं। Let ABCD be a trapezium whose vertices lies on the parabola y square equal to 4x. तो एक parabola है हमारे पास y square is equal to 4x. Let's draw it. तो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला होगा? y स्क्वायर टू 4x है स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला। और इसमें जो साइड्स है ना AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम, वो पैरेलल टू y एक्सेस है, मतलब वर्टिकल लाइंस है। तो मैं एक बार कंस्ट्रक्ट करता हूँ रफ डायग्राम। तो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x व्हिच इज योर स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स इज ऑरिजिन। और दो आपके इसके साइड्स हैं AD एंड BC जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब ये वर्टिकल लाइंस है। इफ डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ 25/4, तो ये डायगोनल जो है, को दोनों में से कोई एक भी डायगोनल हो सकता है, बाद में आपको पता चलेगा सिमेट्री से दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है। तो ये आपका AC हो गया। तो आप इसको ABCD बोल दीजिए, ये आपका एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्रेपेजियम। अब ये बोला गया है कि डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। ये AC जो है 1,0 से पास कर रहा है। 1,0 एक एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है। और अगर आप एक ही वैल्यू यहाँ से निकालें बाय कंपेयरिंग y स्क्वायर टू 4ax, तो A1 आता है। तो बेसिकली ये फोकस है। ये 1,0 जिससे AC डायगोनल पास कर रहा है वो फोकस है। तो AC इज फोकल कॉर्ड। तो आप फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है ना, वो होता है आपका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक, अगर आपको किसी एक, जैसे AC एक फोकल कॉर्ड है और इसका पैरामेट्रिक वैल्यू T है, तो पहले तो एक रिजल्ट ये होता है कि T1 T2 -1 होता है, तो इसका पैरामेट्रिक वैल्यू -1/T हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट की लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड A × T+1/T² होता है, अगर T एक एक्सट्रीमिटीज का पैरामेट्रिक वैल्यू। दूसरा, अगर ये एंगल थीटा है, जो हम लोग यूज नहीं करने वाले, जैसे मैं बता देता हूँ, ये 4 एक sec² थीटा होता है इफ फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सेस। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लेंथ क्या दिया हुआ है AC का? 25/4 है। तो 25/4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, T+1/T का होल स्क्वायर। तो यहाँ से T+1/T की दो वैल्यू हो गई, एक हो गई 5/2 एंड द अदर वन इज -5/2। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप 5/2 ले रहे हैं, तो T+1/T आपका 5/2 हो गया। तो यहाँ से T में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, 2T² -5T+2 इक्वल टू 0। और अगर आपने -5/2 लिया होता तो क्वाड्रेटिक बनता 2T² +5T+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से T की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2 और एक आएगी हाफ। और यहाँ से जो दो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 विथ नेगेटिव साइन एंड हाफ विथ नेगेटिव साइन। तो जैसे ही आप T की वैल्यू हाफ ले लेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि T की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तभी आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट मिलेगा। T की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट मिल जाएगा। और T की वैल्यू छोटी छोटी लेंगे तो आपको कम एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो हाफ लेना चाहिए A के लिए। तो जैसे आप T की वैल्यू हाफ लेते हैं, तो आपको मिलेगा A का कोऑर्डिनेट AT² 280, विच इज T की वैल्यू हाफ है और A की वैल्यू आपकी 1 है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 1/4, 1। और ये जैसे ही 1/4, 1 हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आपका D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4, -1। ये कोऑर्डिनेट A का क्या आ गया? 1/4, 1। और सिमिलरली B के लिए आप T की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो T की वैल्यू जैसे ही आप 2 लेंगे, तो B का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास? B का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, या फिर यहां से आप C की पहले निकाल लीजिए। C के लिए आप माइनस, ये आपने अगर हाफ लिया है तो दूसरे वाला तो -2 होगा ही होगा फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी से। यहां से आप B पे चले जाएगा बाद में। तो 2 रखने पे ये कोऑर्डिनेट आपका 4,4 हो जाएगा, और -2 रखने पे ये 4, -4 हो जाएगा। तो दीज आर द 4 कोऑर्डिनेट्स। आपको चाहिए क्या? यू नीड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, AD+BC आर द पैरेलल साइड्स, इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा
विच कैन बी रिटन एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी या ए। तो ये कितना आ रहा है? ए डी एज 2, क्योंकि ये आपका 1 है, ये वाई कोऑर्डिनेट 1 है, और ये भी वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो पूरा ये 2 हो गया। सिमिलरली ये वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ऊपर भी आपका 4 है, तो वो आपका 8 हो जाएगा। तो 2 + 8, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1/4। तो 4 - 1/4। तो ये कितना आ रहा है? हाफ इंटू 10 × 15/4। ये कैंसिल हो गया, आपका 75/4 आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर इज गिवन एज फर्स्ट ऑप्शन विच इज 75/4। Let even be this ellipse and ellipses EIs are constructed such that their center and eccentricities are same as that of E1। तो E1 एक given ellipse है which is horizontal in nature, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 9 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और हमें एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है फॉर ऑल द एलिप्सेस। तो एरिया ऑफ गिवन एलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी इफ द एलिप्स इज x² / a² + y² / b²। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि बाकी जितने भी एलिप्स आपके EIs बनने वाले हैं उनकी सेंटर सेम रहने वाली, मीन्स ऑल ऑफ देम आर स्टैंडर्ड वन, उनकी सेंटर ओरिजिन है, और इसेंट्रिसिटीज भी सेम है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या आ रही है आपकी? √1 - b² ((1)² / तो ये √5/3 आ रही। तो फॉर ऑल द एलिप्सेस सेम eccentricity will be there, for all the ellipse eccentricity will be same। फिर ये बोला जा रहा है कि आपका जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस ऑफ EI है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस ऑफ EI+1 हो जाएगा। मतलब जब आप एलिप्स E2 पे जाएंगे, मैं E1 का डायग्राम बना लेता हूँ, तो E1 विल बी एलिप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल नेचर। ये कुछ इस तरह का एलिप्स बनेगा। तो इसका जो माइनर एक्सेस है ना, विच इज अलोंग वाई एक्सेस नाउ, ये वाला माइनर एक्सेस वो E2 का मेजर एक्सेस बन जाएगा। ये E1 है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और E2 का ये मेजर एक्सेस बन जाएगा, मतलब वो वर्टिकल एलिप्स बनने वाला है E2। E2 विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये लेंथ जो आपकी 4 है, मतलब ये B आपका 2 है, ये आपका माइनर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस का लेंथ है गिवन एलिप्स E1 के लिए। E2 के लिए वो क्या बन जाएगा? आपका मेजर एक्सेस बन जाएगा। तो ये x² बाय यहाँ पे a² कर लेते हैं, और ये y² / b² हो गया विच इज 4। तो ये वाला आपका सेम है 4 = 1। एसेंट्रिसिटी आपकी सेम है। इस समय a छोटी होगी, ये वाली वैल्यू जो है a वो छोटी होगी 2 से। एसेंट्रिसिटी चूंकि सेम है 5/9, तो इसको आप लिखेंगे 1 - स्मॉलर 1/लार्जर 1। तो यहां से a² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 16/9 आ जाएगा। तो ये एलिप्स का एरिया कितना आ रहा है? पहले वाले एलिप्स का एरिया आपके पास आ रहा है, E1 का एरिया आ रहा है पाई ए बी विच इज पाई इंटू 3 × 2, 6 पाई आ रहा है। फिर E2 के लिए एरिया क्या आ रहा है आपके पास? अगेन पाई इंटू ए इंटू बी। ए यहाँ पे इसके पास 4/3 है, एंड बी इज 2, तो ये आपके पास आ रहा है 8 पाई/3। सिमिलरली जब आप E3 पे जाएंगे तो वो इस जीपी को फॉलो करेगा, इट विल बी इन जीपी। आप एक और निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। E3 के लिए क्या होगा? आपका E2 का जो माइनर एक्सेस है ये वाला, वो उसका मेजर एक्सेस बन जाएगा, मतलब ये अभी फिर हॉरिजेंटल एलिप्स बनने वाला है। तो फॉर E3 इक्वेशन इज गोइंग टू बी x² / ये लेंथ कितना निकल के आया आपका? 16/9, तो x² / 16/9 प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। इसकी भी सेंट्रिसिटी सेम रहने वाली है, 5/9 इज 1 - स्मॉलर 1² / लार्जर 1। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? b² / 16/9, मतलब 9b² / 16 इज इक्वल टू 4/9। तो b² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64/81। तो ये एलएस बन जाएगा आपका। b² की जगह पे आप लिख सकते हैं 64/81। इसका एरिया क्या आ रहा है? हमें बस ये वेरीफाई करना है कि जीपी में है या नहीं।
इट विल कम आउट टू बी इन जीपी। तो पाई ए वैल्यू हो गई 4/3 और बी वैल्यू हो गई यहाँ पे 8/9। तो ये आपके पास आ गया 32 पाई/27। क्या ये जीपी में है? व्हाट इज रेशियो ऑफ दीज टू? 8 पाई/3/6 पाई, तो 8/18 हो गया। 8/18 विच इज 4/9। व्हाट इज रेशियो ऑफ दीज टू? तो ये आपके पास आ रहा है 32/27/8/3। तो ये आपके पास आ रहा है 4/9। तो यस, इट इज इन जीपी विथ कॉमन रेशियो 4/9। अब आप ये इनफाइनाइट जीपी का समेशन लगा दीजिए। यू नीड टू फाइंड द 5/पाई सिग्मा आई वेरीज 1 to infinity ए आई। सारे एलिप्स के एरिया का समेशन आपको निकालना है। तो व्हाट इज सम ऑफ इनफिनिट जीपी? फर्स्ट टर्म जो कि आपका फर्स्ट टर्म का एरिया क्या है? 6 पाई। तो 6 पाई डिवाइडेड बाई 1 - कॉमन रेशियो विच इज 4/9। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 1 - 4/9 इज 5/9। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 6 × 9, 54। लेट्स चेक व्हाट इज आंसर गिवन। 54 इज आंसर गिवन। इफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स इज दिस, तो एक एलिप्स में आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है। तो जब भी किसी 2 डिग्री कर्व में आपको कॉर्ड का इक्वेशन लिखना होता है जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है, तो हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, जो होता है S1 = T। तो ये एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया आपके पास? x² / 9 + y² / 4 -1 = 0। ये आपका हो गया S = 0। S1 का मतलब होता है आप इस गिवन पॉइंट x1 y1 को x और y की जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो ये LHS हो गया। x और y की जगह पे आप गिवन पॉइंट √2 और 4/3 रखने वाले हैं। तो √2 का स्क्वायर बाई 9 प्लस 4/3 का स्क्वायर बाई 4 - ये S1 हो गया। और T का मतलब होता है आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, मतलब x² विल ट्रांसफॉर्म्स टू x(x1) एंड y² विल ट्रांसफॉर्म्स टू y(y1). अभी तो खैर यही दोनों टर्म है, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो x² की जगह पे क्या आ जाएगा? x × x1। x1 आपका √2 है, डिवाइडेड बाई 9। 9 आपका एज इट इज रहेगा, प्लस y² की जगह पे आ जाएगा y(y1). y1 आपका 4/3 है, और नीचे आपका 4 एज इट इज रहेगा। -1 कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द कांस्टेंट टर्म। तो यहां से आपका -1 - 1 कैंसिल हो गया, एंड वी आर गेटिंग ये कितना हो जाएगा? 2/9। दिस विल बी 16/9/4। तो 4/9 इज इक्वल टू √2x/9 प्लस y/3। 4 4 आपका कैंसिल हो गया। तो आई थिंक वी कैन टेक 9 एज द एलसीएम, और हमारे पास इक्वेशन आने वाला है √2x + 3y इज इक्वल टू 2 + 4 6। तो 9 हर जगह से आपने कैंसिल कर दिया। वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन फॉर द लाइन। अब हमें क्या करना है? ये कॉर्ड को इस एलिप्स से सॉल्व कर लेना है, और इस कॉर्ड का लेंथ निकाल लेना है व्हेन वी गेट दीज 2 पॉइंट्स वेयर लाइन इज इंटरसेक्टिंग द एलिप्स, है ना? लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको चाहिए। तो आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे इस इक्वेशन को आप एलिप्स के इक्वेशन में रख दीजिए। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 4x² + 9y² = 36 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ से x या y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 4x²। 9y² मतलब 3y का होल स्क्वायर, और 3y की वैल्यू यहाँ से आ रही है 6 - √2x। ये आप 9y² की जगह पे रख दीजिए। 6 - √2x का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपका 36। तो ये क्या हो जाएगा? 4x² + 2x², 6x², एंड दिस विल बी 36 -2ab। ये आपका हो जाएगा 12 √2x, और राइट हैंड साइड में आपका 36 है। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन आ गया। इसमें आपको x की वैल्यू इजिली आ रही है 0 और 2 √2। 0 और क्या आ रहा है आपका? 2 √2 आ रहा है। तो आप x की वैल्यू जैसे ही रखेंगे, y की वैल्यू आपको यहाँ से लाइन से मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आप इस लाइन में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 रखने पे y की वैल्यू 2 मिल रही है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 2 हो गया। और दूसरा, जब आप x की वैल्यू 2 √2 रख रहे हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 2 √2 × √2 4,
6 - 4 is 2 /3, 2/3 हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका 2√2, 2/3। अब आपको कॉर्ड लेंथ चाहिए तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर लीजिए, बहुत आसान है ये तो। अगर ये रूट इतना आसानी से नहीं निकलता है कई बार, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि इसका रूट्स x1 x2 है, और फिर डिस्टेंस फार्मूला वहां से क्वाड्रेटिक में रिलेशन बिटवीन रूट्स से निकाल लेते हैं। फिलहाल तो अभी रूट्स आसानी से आ गया, तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए। 2√2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है या डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा जा रहा है। अच्छा, ये दिया गया है 2√α/3। ठीक है, तो जो भी आएगा इसको हम लोग 2√α/3 से इक्वेट कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2 - 2/3 विच इज 4/3 का होल स्क्वायर, और इधर हो गया आपका 4α/9। तो यहां से आपके पास आ रहा है 8 + 16/9 इज इक्वल टू 4α/9। 72 + 16, 88/9 इज 4α/9। तो क्लियरली आपका अल्फा क्या आ रहा है, 88/4 विच इज 22। क्या आंसर गिवन है, ऑप्शन बी विच इज 22। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर। Let the ellipse E1 is x square by a square plus y square by b square equal to 1, where a is greater than b। तो ये कैसा एलिप्स हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल एलिप्स हो गया, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ x square is more than denominator of y square। Then we have one more ellipse which is vertical in nature, और दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है, 1/√3 है। तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस स्मॉलर वन स्क्वायर बाई लार्जर वन स्क्वायर। और इसेंट्रिसिटी 1/√3 है, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1/3 हो गया। पहले हम लोग इस एलिप्स से डील कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे वर्टिकल एलिप्स में जाएंगे। नाउ अदर इंफॉर्मेशन इज प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 34/√3। इसको हम लोग बाद में यूज करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ E1 इज 4। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होता है, 2a होता है, एंड दिस इज गिवन एज 4। तो यहां से आपके पास e की वैल्यू क्या हो गई, यू गॉट e इज इक्वल टू 2। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर e स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 4। और यहां से आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 - 1/3, 2/3 इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू 3b²। फिर यहाँ से आप a² e² को क्या लिख सकते हैं, a² - b² इज इक्वल टू 4। आप किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए, a या b। लेट से आपने b को एलिमिनेट कर लिया, तो b² की जगह पर आप रखेंगे 2a² / 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा, a² की जगह पर जो मैंने a² - b² लिखा, वो इसी रिलेशन से लिखा। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि a² इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ से आपके पास a² की वैल्यू आ जाएगी 12, और जैसे आप इस वाले में रखेंगे तो b² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो a² और b² की वैल्यू आपके पास आ गई। अब दूसरे एलिप्स के लिए भी इसेंट्रिसिटी आपकी क्या है, वही है 1/√3। तो इस एलिप्स में आपका, चूंकि ये वर्टिकल नेचर का है, तो मेजर एक्सेस इज अलोंग द वाई एक्सेस। तो ए आपका छोटा है, बी बड़ा है। इसेंट्रिसिटी स्क्वायर फिर से आप वही लिखेंगे, 1 माइनस स्मॉलर वन स्क्वायर बाई लार्जर वन स्क्वायर। इस बार कौन छोटा है, बी छोटा है, आप ए छोटा है आपका, तो a² / b² हो जाएगा। तो दिस विल बी स्मॉलर वन स्क्वायर बाई लार्जर वन स्क्वायर, a² / b², और ये 1/3 है। तो सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि 2/3 इज इक्वल टू a² / b²। अब जो दूसरा इन्फॉर्मेशन था, जो हम लोगों ने बोला था कि बाद में यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 32/√3। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है आपका 2 इंटू स्मॉलर वन स्क्वायर बाई लार्जर वन, 2b² / तो वर्टिकल के लिए इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 2a² / b। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 32/√3 है। इसमें से आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज कर लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर की जगह पे आप 12 रख सकते हैं, मतलब ए की जगह पे 2√3 रख सकते हैं, और बी स्क्वायर की जगह पे 8 रख सकते हैं, तो ये 8 हो गया। ये आपका 2√3 हो गया। और यहाँ से आप ए स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं 2b² बाई 3। तो 2b² बाई 3 डिवाइडेड बाई बी, तो ये 2b/3 हो गया। 2 into 2b/3 इज इक्वल टू 32/√3। तो यहाँ से आपका क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, एक √3 कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन 2 कैंसिल हो गया। 8 into 2 into 2 32, ये भी पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3। और बी की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 into 9/3 विच इज 6। तो अब क्या बोला जा रहा है आपको, कि दोनों एलिप्स अगर एबीसीडी पे मिले हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बताइए आप। एक एलिप्स क्या है आपका, ये एलिप्स आपका हॉरिजेंटल नेचर का है, और दूसरा एलिप्स आपका वर्टिकल नेचर का है। तो दोनों एलिप्स का सेंटर सेम है, हॉरिजन है। तो एक एलिप्स आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। इनफैक्ट दोनों ही एक्सिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बिकॉज ellipses आर सिमेट्रिक अबाउट मेजर एंड माइनर एक्सिस बोथ। तो दोनों ही एलिप्स जो है वो आपके एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं। तो ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो भी आपका एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर आपको कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो बाकी चारों भी आप सिमेट्रिसिटी से पहुंच सकते हैं। जैसे ये वाला आपका क्या हो जाएगा, -x1/y1, और नीचे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x1/-y1। तो अगर आपको कोई एक कोऑर्डिनेट मिल गया x1 या y1, तो आप इस एरिया को निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल है बट ये रेक्टेंगल हो जाएगा सिमेट्रिसिटी से। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, दिस एरिया विल बी, ये वाली लेंथ आपकी 2x हो जाएगी, 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, और ये वाली आपकी 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट हो जाएगी। आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा एक्स एंड वाई। तो व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, a²b² का आया था आपका स्मॉल वाला, ये 12 और 8 आया है। तो फर्स्ट एलिप्स इज x² बाई 12 प्लस y² बाई 8 इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज द सेकेंड एलिप्स, x² बाई a², यहाँ पे 6 है तो x² बाई 6, और यहाँ पे b आपका 3 है तो b² आपका 9। तो ये x² और y² में लीनियर इक्वेशन हो गया। x² और y² में, x और y में नहीं, x² और y² में लीनियर इक्वेशन है। तो आप एक सिंपल मेथड यूज कर लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y² बाई 4 माइनस y² बाई 9 इज इक्वल टू 2 - 1 1। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ से y² की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इट विल टर्न आउट टू बी 4 into 9 36 डिवाइड बाई 9 - 4 5। The moment you will plug the value of y² in any one of the equation, you will get the value of x² also, which is 6/5। तो आपको ये 2x1 y1 जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, वहां से आपका एरिया आ जाएगा। तो 4 into x1 क्या है आपका, √6/5, एंड y1 क्या है आपका, √36/5। तो यहाँ से रूट से बाहर कौन कौन आ सकता है, एक तो ये 5 पेयर में है तो ये 5 बाहर आ गया, एंड 36 बाहर आ जाएगा आपका 6/1। एक √6 अंदर आ गया। तो 24 √6/5 शुड बी द आंसर। क्या आंसर गिवन है, आंसर इज बी, एंड दैट इज 24 √6/5। We know that equation of a chord whose midpoint is given. Equation of a chord whose midpoint is given is S1 equal to T। तो यहाँ पे आपका जो एलिप्स का इक्वेशन है, 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन, वो है x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1, मतलब -1 आप कर लेंगे तो इक्वल टू 0। ये आपका s इक्वल टू 0 होगी। और गिवन पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, x1 y1 जो गिवन पॉइंट है वो है आपका 5/2 एंड 1/2। तो S1 का मतलब होता है कि आप इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की जगह पे आपके पास 5/2 हो गया, 5/2 का स्क्वायर बाई 9। y की जगह पे आप y1 रखेंगे विच इज 1/2 का स्क्वायर बाई 4। -1 इज इक्वल टू, t का मतलब होता है आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो x² विल ट्रांसफॉर्म्स टू x1 आपका यही रहेगा 5/2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस है आपका, देन y²
विल चेंज टू y1। y1 आपका 1/2 है, तो 1/2 डिवाइड बाई 4 - 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये -1 दोनों जगह से कैंसिल हो गया। दिस विल बी 25/36 and this will be 1/16. This side you have 5x/18 plus y/8। तो आप एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड। यहाँ पे 36 और 16 का एलसीएम 144 हो जाएगा एंड यू विल हैव 100 प्लस 9। और इस साइड आपका 18 और 8 का एलसीएम आपका 72 हो जाएगा। या फिर आप 144 कर दीजिए, एलसीएम तो 72 ही रहेगा। 144 करेंगे तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 40x हो गया और इधर आपका 18y हो गया। एलसीएम 72 था, इसके बावजूद भी 144 हमने लिया कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग द इक्वेशन एज 40x प्लस 18y इज इक्वल टू 109। और उन्होंने बोला है कि ये जो कॉर्ड का इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 109। तो अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो उनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होंगे, और चूंकि कांस्टेंट टर्म सेम है तो बाकी सारे टर्म सेम होने चाहिए। तो अल्फा इज 40, बीटा इज 18। तो यहाँ से अगर आप देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, तो 40 प्लस 18 इज 58, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 58 इज द राइट आंसर, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस। आंसर इज सी। We need the length of a chord of the ellipse whose midpoint is given to us. So here we will be using a concept that equation of chord whose midpoint is given can be written as S1 equal to T. So what we have been given, we have an ellipse which is horizontal in nature, something like this. The equation is x square by 4 plus y square by 2 is equal to 1. And we know that the midpoint of chord is 1 comma 1/2. So let's imagine there is a chord something like this whose midpoint is 1 comma 3/2. First we'll write the equation of this. Midpoint is 1 comma 1/2. So we'll be using this S1 equal to T. S1 means you just plug the point 1 comma 1/2 in place of x and y. And before that we wrote the equation of ellipse in the form of s equal to 0. So in place of x, we are going to put 1. So 1 square is 1 by 4 plus. Now we are putting y in as half. So 1/4/2 minus 1. And t means we'll be using transformation. X square changes to x(x1). x1 is this 1. Then y square changes to y(y1). y1 is half. So y into half by 2 minus 1. So this is the required equation of this chord. Let's simplify it. 1 and 1 will cancel both sides, and we will be getting it as 1/4 plus 1/8, which is 3/8, is equal to x/4 plus y/4. So that gives us x plus y is equal to 3/2. Now we need the length of this chord. So we have to solve this line with ellipse. So take the value of x or y from the line and put in this equation of ellipse. Let's take LCM and we'll be getting x square plus 2y square equal to 4. So we can replace x by 3/2 minus y, or we could eliminate y also. Both are fine. So here what I did is I replaced x as 3/2 minus y. So I got a quadratic in y. Now what are the roots of this quadratic? Roots are going to be the y1 and y2, and they are nothing but the y coordinates of the point of intersection of line and the ellipse. And these 2 points will lie on both ellipse and line. Since they are lying on the line, so why can't we take the x coordinate as 3/2 minus y1 for this and 3/2 minus y2 for this? What do we need? We need this chord length. We need this chord length. So chord length using distance formula will be root of x coordinate difference square, which will be y1 minus y2 whole square, and y coordinate difference square, which will be also y1 minus y2 whole square. So basically it is going to be root 2 mod of y1 minus y2.
So let's simplify this equation, and this equation will turn out to be 12y square minus 12y minus 7 equal to 0 when you'll simplify. Y1 and y2 are roots of this, and we need the difference of roots. So what we can write for this difference of root, it is equal to root 2 root of, we know that a minus b whole square is a plus b whole square minus 4ab. Why we're going for it? Because we know sum of roots and product of root. So just plug the value of sum of root. What will be sum of root? Minus b by a, which is 1 basically, minus 4 into product of root. So product of root is going to be negative 7 by 12. So we will be getting it as 4 by 12 will be 1 by 3, root 2, root of 1 plus 7 by 3. So it is root of 2 into 10 by 3, root 20 by 3. Let's check the options, how it is. It is in the simplified format. So let's rationalize it. Root 20 by 3 will be multiplied by 3 by 3. So it is root 60 by 3, and that can be written as 2 root 15 by 3. So that is the first option. What is the answer given? First option. Let the product of the focal distances of a point this on this ellipse be 7 by 4. तो एक ellipse है आपके पास which is horizontal in nature, something like this. एक horizontal ellipse आप बना लीजिए. Now what do you mean by focal distance? Focal distance क्या होता है? किसी भी point का focal distance is its distance from focus. तो ये ellipse है आपका horizontal in nature. अभी focus से distance, दो इसमें focus होंगे ellipse में, and दो डायरेक्ट्रिक्स होगा. So let's say these two are directrices, and we have a point on this ellipse which is having coordinate root 3 and 1 by 2. ये आपका मेजर एक्सेस है ellipse का, और ये दो इसके फोसाई हैं S1 एंड S2. ये S1 S2 इसके फोसाई. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एस P. तो एक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम focus divided by distance from corresponding directrix is equal to eccentricity. तो यहां से PS1 which is one of the focal distance, वो कितना आ जाएगा? eccentricity टाइम्स PM1, ये वाला डिस्टेंस. और आपको पता होता है कि ये अगर आपका माइनर एक्सेस है, तो विच इज वाई एक्सेस इन दिस केस, तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा P का x कोऑर्डिनेट विच इज रूट 3, जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरे डिस्टेंस से, जो आपका a बाई ई होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स. तो ये हो जाएगा आपका a बाई ई. तो यहां से फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वन ऑफ द फोसाई इज कितना आ रहा है? ये a माइनस रूट 3 टाइम्स एसेंट्रिसिटी. सिमिलरली PS2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? a प्लस रूट 2 टाइम्स ई, क्योंकि ये डेफिनेशन ही होता है एलिप्स का कि PS1 प्लस PS2 इज 2a. अदरवाइज आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और सेम कंडीशन लेंगे तब भी आपका वही आए. अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है वो 7/4 है. तो बेसिकली PS1 PS2 इनका प्रोडक्ट जो है वो 7/4 है. तो लेट्स डू दैट. a माइनस रूट 3e इंटू ए प्लस रूट 3e, ये हो गया आपका 7/4. तो यहां से आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 3e स्क्वायर इक्वल टू 7/4. आपको जो निकालनी है वो क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ टू सच पॉसिबल एलिप्स. तो कहीं ना कहीं आपको ई में इक्वेशन एस्टेब्लिश करना है, तो आपको ए को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 3e स्क्वायर प्लस 7/4 हो गया. दिस विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग द ए टर्म. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें कि ये पॉइंट एस एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो लेट्स प्लग दिस कोऑर्डिनेट इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स की जगह पे आप रूट 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3/a स्क्वायर, और वाई की जगह पे 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब आपको एक रिजल्ट पता होता है एलिप्स में कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. दिस रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई इन द एलिप्स इज वेरी बेसिक. आप ये रिलेशन यूज कर लीजिए. तो यहाँ से हो गया 3/a स्क्वायर प्लस 1/4 a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
तो आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4a² 1 - e²। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 4, 12 × 1 - e²। और इधर आपका 1 हो गया, = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 + 1 13 -12 e² = 4। a² की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो e² × 3 + 7/4 × 1 - e² हो गया। लेट सिंप्लीफाई दिस, 13 - 12 e²। ये 4 आप अंदर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 e² + 7 × 1 - e²। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। आप e² को थोड़ी देर के लिए t एज्यूम कर लीजिए, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 13 - 12t = 12t + 7 × 1 - t। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12t - 12t² + 7 - 7t। लेट्स रीअरेंज दिस क्वाड्रेटिक। 12t² यहां से आ गया आपके पास, this will be 24 - 7, so this will be -17t। और कांस्टेंट टर्म है आपके पास +6 = 0। तो फाइनली आपके पास ये क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक की आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो दिस विल बी 3/4 एंड 2/3। और टी क्या है, आपका इसेंट्रिसिटी स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसेंट्रिसिटीज क्या आ रही है इसकी, वन ऑफ देम इज √3/4 एंड द अदर वन इज √2/3। अब इनका डिफरेंस चाहिए शायद हमें, वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द इसेंट्रिसिटीज। तो 3/4 और 2/3 में कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, √3/4 माइनस 3/4 रूट के अंदर है, √3/4 माइनस √2/3। लेट्स सी वेदर दे हैव केप्ट लाइक दिस और दे हैव सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई किया है इन्होंने, एलसीएम लिया है। तो लेट्स टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √12 विल बी इन डिनोमिनेटर, √9 माइनस √8, which can be further simplified as 3 - 2√2/2 √3। 3 - 2√2/2 √3 is option C, and yes, that is the answer given. The equation of the chord of the ellipse whose midpoint is known to us. तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट का कंसेप्ट है। मतलब अगर आपको किसी भी कोनिक में मिड पॉइंट गिवन है कॉर्ड का, तो उसका इक्वेशन S1 = T होता है। यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजेंटल एलिप्स है और आपको एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जिसका मिड पॉइंट आपको मालूम है। तो दैट कॉर्ड विल बी समथिंग लाइक दिस एंड इट्स मिड पॉइंट इज गिवन एज 3, 1। तो ये बहुत बेसिक सा रिजल्ट है, S1 = T। जहाँ पे S क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया, विच इज x² / 25 + y² / 16 -1 = 0। ये आपका S = 0 हो गया। S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है कि आप इस पॉइंट को रखिए इस एक्सप्रेशन में x और y की जगह पर। ये क्या हो जाएगा, 9/25 + 1/16 -1। और t का मतलब होता है आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, x² विल ट्रांसफॉर्म्स टू x(x1), ये आपका 3 हो गया x1 बाई 25 + y² विल ट्रांसफॉर्म्स टू y(y1), y1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, बाई 16 -1 इक्वल टू आप दोनों साइड कर ही दिए, -1 आपका कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यू विल बी गेटिंग 144 + 25 = 48x + 25y। दोनों तरफ से 25 × 16 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 48x + 25y = 169, which is first option. If A and B are the POI of circle this and hyperbola this, so we are looking for point of intersection of these two curves, which we can obtain by solving them. तो आपको इनका स्केच करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर इट जस्ट टू गेट द एक्सपोजर कि कैसा ये दिखेगा। पहला, ये आपका सर्कल है। सर्कल का सेंटर -g - f होता है, तो दिस विल बी 4, 0, इट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड रेडियस इज √g² + f² - c, तो ये 4 हो जाएगा। मीन्स इट विल बी अ सर्कल विच विल बी टचिंग y एक्सिस एट ऑरिजिन, समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा मैं और इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो दिस विल बी अ सर्कल विच इज टचिंग
y एक्सिस एट origin एंड सेंटर इज 4,0। दूसरा आपके पास एक हाइपरबोला है विच इज हॉरिजेंटल इन नेचर, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। ये यहाँ से कहीं जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज 4,0। तो हाइपरबोला विल बी समथिंग लाइक दिस। इट हैज टू ब्रांचेस, ये वाला ब्रांच सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा वाला ब्रांच इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आना चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव। यू नीड टू रिजेक्ट द नेगेटिव वन। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4x² माइनस 9y² इक्वल टू 36। एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y² एज 4x² माइनस 36/9। ये वैल्यू हम लोग सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। What will get x² plus 4x² minus 36/9 minus 8x is equal to 0। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो we will be getting by taking LCM 9 plus 4 13x² minus 72x minus 36 is equal to 0। तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इट विल बी x minus 6 into 13x plus 6 equal to 0। So we are getting two values of x. One is 6 and the other one is negative 6/13. We had already decided that we will be selecting the positive one. Negative will be rejected because the moment you put the x equal to negative in this equation, y² will be negative, which is not possible. Graphically also it is intersecting on the right side of y-axis। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि point P moves on this line, then the centroid of triangle PAB। तो सबसे पहले ये दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए उनका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट। तो आप यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स की जगह पे 6। तो y² क्या हो जाएगा? 4 into 6² 36 माइनस 36/9। तो दिस इज 144 माइनस 36, 100/9 12 होगी। तो y की जो दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, 2000 प्लस माइनस 2√3। तो आपको दो फिक्स्ड पॉइंट है, वन इज ए द अदर वन इज बी। और तीसरा पॉइंट जो है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है। पॉइंट पी मूव्स ऑन दिस लाइन, यू नीड टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी। तो एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट हैं ए और बी, और तीसरा पॉइंट अगर कहीं मूव करेगा किसी लाइन पे, लेट्स से ये ऐसा लाइन है, इस पे अगर मूव करेगा तीसरा पॉइंट, तो इसके सेंट्रोइड का जो लोकस होगा ना, दैट विल ऑल्सो बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन ऑन विच पी मूव्स। या फिर कन्वर्स भी इसका ट्रू है कि अगर सेंट्रोइड किसी लाइन पे मूव कर रहा है तो थर्ड वर्टेक्स भी उस लाइन के पैरेलल मूव करेगा। तो यहाँ पे जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? विच इज 2x माइनस 3y। ये वेल प्रूव्ड रिजल्ट है, आप चाहे तो जनरल केस में प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सॉल्व कर दूंगा। आई विल बी यूजिंग द रिजल्ट एज वेल एज आई विल सॉल्व इट प्रॉपर्ली। अब इस लाइन के पैरेलल कौन सा लाइन है? इसका स्लोप है आपका 2/3। 2/3 कहाँ पे? इसका स्लोप है 4/9, इट इज नॉट पैरेलल। -1/9 नॉट पैरेलल, स्लोप इज 1 नॉट पैरेलल। दिस स्लोप इज 6/9 विच इज 2/3। तो आंसर आपका डी हो गया है ना। बाय रिमेम्बरिंग द रिजल्ट यू कैन टिक द ऑप्शन। लेकिन ये रिजल्ट उतना कॉमन नहीं है, तो वी मे नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। तो मैं प्रोसेस फॉलो कर देता हूँ। आपको लोकस निकालना है सेंट्रोइड का, तो आप इसके कोऑर्डिनेट को एच के बोल दीजिए। और पी पॉइंट जो इस लाइन पे है, तो अगर हमें किसी कर्व पे कोई पॉइंट लेना चाहिए तो वी शुड ऑलवेज टेक द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू t लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t प्लस 4/3 आ जाएगा। तो व्हाट इज h? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स। a और b की कोऑर्डिनेट क्या आई थी? 6 2√3 एंड 6 माइनस 2√3। तो सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 प्लस t डिवाइड बाई 3। इसका मतलब 3h इज इक्वल टू 12 प्लस t। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली 3k इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का समेशन क्या हो जाएगा? ये x कोऑर्डिनेट का समेशन था। y कोऑर्डिनेट का समेशन आपका हो जाएगा 0 और 2t+4/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9k इज इक्वल टू 2t+4। और t की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यू आर गेटिंग 9k की जगह पे y रिप्लेस कर दीजिए, t की जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिए 3h विच इज 3x माइनस 12 प्लस 4। तो यहां से आपके पास आ रहा है 9y इज इक्वल टू 6x माइनस 24 प्लस 4 माइनस 20। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? डी इक्वेशन। Let the foci of hyperbola be 1, 14 and 1 minus 2। Let's draw
a hyperbola. We have hyperbola like this. अभी ये ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, ये एक हाइपरबोला है। इसका जो फोकस है एक 1,14 है, और दूसरा आपका 1,-12 है। अगेन दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, जस्ट हम लोगों ने कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस बनाया है। तो ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालेंगे तो ये 26 आ जाएगा, और डेफिनेशन से ये 2 AE होता है, तो वी गॉट AE इज इक्वल टू 13। एक ये पता चल गया आपको। दूसरा कि इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट है 1,6, वो किसी एक ब्रांच पे होगा, मान लीजिए इस ब्रांच पे है। तो हाइपरबोला का जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फोसाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2A। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे, 16 और 114 का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, दिस विल बी 8। और 1-12 और 16 का डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका हो गया 18। तो ये आ गया 10 विच इज 2A। तो ए की वैल्यू यहां से हो गई आपके पास 5, और ए की वैल्यू है 13। तो ई की वैल्यू हो गई आपके पास 13/5। तो आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2B² बाई ए की वैल्यू है आपके पास, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट B² इज इक्वल टू A² इंटू E² - 1 इन द हाइपरबोला। ए की वैल्यू आपके पास 5 है, तो ये 5² हो गया। ई की वैल्यू 13/5 है, तो 13² बाई 5² - 1 हो गया। तो ये हो गया 13² - 5² विच इज 12²। तो 2 इंटू B² इज 144 डिवाइड बाई ए विच इज 5। ये आंसर आ रहा है आपका 288/5 विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा। लेट ई बी दिस एलिप्स एंड एच बी दिस हाइपरबोला। तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिप्स है, x² बाई A² प्लस y² है, B² इक्वल टू 1। एंड सिंस ए इज ग्रेटर देन बी, इट इज हॉरिजेंटल एलिप्स। और हाइपरबोला भी हमारे पास हॉरिजेंटल ही है, x² बाई कैपिटल A² माइनस y² बाई कैपिटल B² इज इक्वल टू 1। तो एक बार हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे एक एलिप्स कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। दिस इज एन एलिप्स which is horizontal in nature, something like this. Then we have hyperbola, ये भी आपका horizontal में है, ऐसे something like this। तो ये डिस्टेंस आपका a हो गया, स्मॉल a, एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल A। और इन्होंने दिया है कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज 2, मतलब स्मॉल a ऑफ कोर्स बड़ा है कैपिटल A से। एंड देन दे हैव आल्सो गिवन डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एलिप्स। तो ये एलिप्स के फोसाई के बीच को जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये आपका है 2√3। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एच, यहाँ पे जो फोकस होगा हाइपरबोला का, उनके बीच की डिस्टेंस जो 2AE है, अच्छा ये भी 2AE है, 2AE है, ये आपका 2√3 है। तो स्टेटमेंट थोड़ा और बेटर हो सकता था। मुझे स्टार्टिंग में देख के लगा कि ये एलिप्स और हाइपरबोला के बीच के फोकस के डिस्टेंस की बात हो रही है, बट देन इंफॉर्मेशन वाज नॉट सफिशिएंट, तो हमें इस तरह से यूज करना पड़ा कि इनके बीच की डिस्टेंस 2√3 है और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपकी 2√3 ही है, ऐसे करके। मतलब दे आर सेम पॉइंट बेसिकली। वो एलिप्स का जो फोकस है वो भी इधर ही लाई करेगा, दोनों हॉरिजेंटल है, तो यहीं पे दोनों का फोकस है, ऐसे करके। तो यहाँ से ए जो है, स्मॉल a इंटू स्मॉल एसेंट्रिसिटी, ये आपका √3 हो गया। एंड कैपिटल A इंटू कैपिटल E, ये भी आपका √3 हो गया। देन वी हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन की रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटीज ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला इज 1/3। एलिप्स का एसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है। तो एलिप्स का एसेंट्रिसिटी बाय हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी इज 1/3। कैपिटल ई से हम लोग हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ले रहे हैं, स्मॉल ई से एलिप्स की, क्योंकि इसमें सारे स्मॉल है, इसमें सारे कैपिटल। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये भी आ गया। यू हैव 4 अननोन्स, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 2 अननोन हो गए। कैपिटल ए कैपिटल बी, ये 2 अननोन हो गए, 4 अननोन हो गए। स्मॉल ई और कैपिटल ई को मैं अलग अननोन नहीं मान रहा, क्योंकि वी हैव अ रिलेशन दैट E² इज 1 - B² बाई A²।
एंड फॉर हाइपरबोला ई स्क्वायर इज 1 + b² बेस। तो उसको मैं अननोन लेके नहीं चला, चार अननोन है तो हमारे पास चार इक्वेशन होनी चाहिए। 1 2 3 4, चार इक्वेशन है हमारे पास। तो दैट इज सफिशियंट टू सॉल्व। हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं। a × e इज √3 और a × E, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल ई की जगह पे 3 टाइम्स स्मॉल ई डाल देते हैं। तो ये आपका √3 हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आ जाइए, a - a इज इक्वल टू 2। तो इसमें a की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, स्मॉल a इज √3/e एंड कैपिटल A इज √3/3e, √3/3, एंड इसकी वैल्यू आपकी √3 है, सॉरी 2 है इसकी वैल्यू। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक वी कैन टेक 3e एज द एलसीएम, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 3√3 माइनस √3 इज इक्वल टू 2। तो 2√3/3e इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ रही है 1/√3, विच इज सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये आपका √3 हो गया। तो फिर आप जैसे इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से आपको स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज स्मॉल a, स्मॉल e इज 1/√3, तो स्मॉल a इज 3, एंड यहाँ पे आप रखेंगे कैपिटल E की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा 1, जो कि इस इक्वेशन को जस्टिफाई भी कर रहा है कि 3 - 1 = 2। अब आप देखिए आपको निकालना क्या है, यू नीड द लैटस रेक्टम के लेंथ का समेशन। तो व्हाट इज लैटस रेक्टम का लेंथ, 2b² / a फॉर एलिप्स, एंड सेम थिंग 2b² / a फॉर हाइपरबोला। तो ये रिलेशन आप यूज कर लीजिए। यहाँ से आप b² को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं b² को a² × 1 - e² इन केस ऑफ एलिप्स। इन केस ऑफ हाइपरबोला यहाँ से आप b² को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल B² को a² × e² - 1/a। एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, लेट्स यूज इट। ये a से कैंसिल हो गया, तो 2 छोटू a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3, 1 माइनस स्मॉल e की वैल्यू 1/√3 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3, प्लस 2 कैपिटल ए कैंसिल, कैपिटल ए की वैल्यू 1 और कैपिटल ई की वैल्यू आपके पास √3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × 3 × 2/3 प्लस 2 × 1 × 2। तो दिस विल बी 4 + 4 विच इज 8। तो 8 इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर गिवन इज ऑप्शन सी विच इज 8। 8 ही हमारा आ रहा है। Let the circle C touch the line x - y + 1 = 0, have the center on the positive x axis। तो पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो लेट्स कंसीडर दिस इज अ सर्कल। तो ये आपके पास एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो इसके सेंटर को हम लोग k, 0 एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव अ लाइन विच इज टचिंग दिस सर्कल। तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए which is touching this circle at some point। अब आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे लगानी है सर्कल में। तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल केस में जब भी कोई लाइन टेंजेंट होता है तो उसका डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस वी कैन एज्यूम इट एज r। आप इसमें कंडीशन लगाइए, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - y + 1 = 0। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वेरी बेसिक फॉर्मूला, मॉड ऑफ ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस एक्स और वाई की जगह पे रख दीजिए। तो k - 0 + 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉन्स्टेंट स्क्वायर, ये किसके बराबर, रेडियस के बराबर। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन मिल गया, मॉड ऑफ k + 1 इज इक्वल टू √2r। दिस वन रिलेशन। नाउ वी हैव वन मोर लाइन विच इज intersecting this circle at 2 points and its cut off in length, let's say कि ये पॉइंट जो है वो a और b है, जहां पे ये सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ए बी का लेंथ हमारे पास है 4/√13, कॉर्ड ऑफ लेंथ 4/√13।
अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होती है सर्कल की, कि जब आप सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो बाइसेक्ट से, तो एक जो लेंथ हो जाएगा आपका एम का या वीएम का, वो हाफ ऑफ दिस ए बी हो जाएगा। तो दिस इज 2/√13। ये आपका आर है, और ये आपका 2/√13 हो गया। तो अगेन अगर आपने सेंटर को सी बोला है, तो ये सी एम इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट सी फ्रॉम दिस लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या है? ये लाइन है आपका -3x + 2y = 1, मतलब -1 = 0। एल इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। अब ये सी एम डिस्टेंस निकालिए, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। के जीरो आप यहाँ पे रखेंगे, एक्स की जगह पे के, तो -3k - 1 डिवाइडेड बाई √ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉन्स्टेंट स्क्वायर, दिस विल बी 13, एंड दैट इज इक्वल टू 2/√13। ये आपका, नहीं, दिस इज नॉट 2/√13, दिस इज जस्ट सी एम की वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई, माई मिस्टेक। ए एम इज 2/√13। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। ए एम कितना है? 2/√13, तो स्क्वायर करेंगे तो 4/13, प्लस दिस सी एम का स्क्वायर। सी एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3k + 1 का होल स्क्वायर बाई 30। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13r² इज इक्वल टू 3k + 1 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो 9k² +6k एंड +1 + 4, ये +5 हो गया। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 आप इसको स्क्वायर करने के बाद बोल दीजिए कि k + 1 का होल स्क्वायर इज 2r²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। Now let's divide these two equation number 2 by equation number 1। तो यहां से आपके पास हो गया 9k² +6k + 5 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू k + 1 का होल स्क्वायर विच इज k² +2k + 1। और इधर क्या है आपका? 2r², इधर आपका 13r²। तो सेकंड बाय फर्स्ट कर रहे हैं, तो 13r²/2r²। बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस इज r² आपका कैंसिल हो जाएगा, k एकमात्र अननोन बचेगा इस इक्वेशन में, जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 18k² +12k + 10 इज इक्वल टू 13k² +26k + 13। अब आप एक तरफ लेते आइए सबको, तो दिस विल बी 5k² -14k -10 - 13 इज -3। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए यहाँ से, और k की दो वैल्यू आ जाएगी। वन इज 3, द अदर वन इज -3/5। लेकिन आपको ये बोला गया था कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट? दिस इज सेंटर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब के की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो के की वैल्यू 3 हो गई आपके पास, एंड देन यू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/√2 आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हो गई 4/√2 विच इज 2√2। और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आपको ये बताया जा रहा है कि एक हाइपरबोला है स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल, जिसका एक फोकस जो है वो सेंटर ऑफ इस सर्कल पे लाई करता है। अब ये जो हाइपरबोला है वो स्टैंडर्ड है, मतलब इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनेगा आपका, इसका सेंटर आपका ओरिजिन है, और इसके एक फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो इसके सेंटर, सर्कल के सेंटर से कोइंसाइड करता है। तो 3,0 हो गया। एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड फोकस इन केस ऑफ हाइपरबोला? इट इज a × e। तो ये अल्फा ई हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन हाइपरबोला में ए आपका अल्फा है और बी आपका बीटा है। तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 3। ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। ये कितना है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 2a, दैट इज डायमीटर ऑफ सी। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका? 4√2 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 2√2। 4/2 इज 2। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वी नीड द वैल्यू ऑफ 2α² +3β²। तो 2α² +3β²। तो अल्फा की वैल्यू 2√2 हो गई, तो 2 × 2√2 का स्क्वायर। एंड बीटा² क्या होता है हाइपरबोला में? दैट इज α² × e² - 1। तो ये हो गया आपका 8 × 2 16 + 3
अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ये 2√2 का स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी स्क्वायर कितना हो गया आपका, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3/अल्फा। ये हो गया 3/2√2। स्क्वायर करेंगे तो 9/8 -1। तो 16 + 3 × 8 × 9/8 - 1 इज 1/8। तो 16 + 3 19 इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं व्हाट इज द आंसर गिवन। यस, 19 इज द आंसर गिवन। लेट h1 be a parabola x² / a² -y² / b² = 1। तो ये एक स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल हाइपरबोला है, और दूसरा हाइपरबोला जो है वो वर्टिकल हाइपरबोला है। whose इक्वेशन इज -x² / a² +y² / b² = 1। इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इनकी 15√2 एंड 12√5 रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हॉरिजेंटल वाले का क्या होता है, ये होता है 2b² / a। और वर्टिकल वाले का लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, ये होता है 2a² / b। तो पहला वाला इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 15√2, और दूसरा गिवन है आपको 12√5। फिर इनकी इसेंट्रिसिटीज गिवन है E1 एंड E2। तो E1² यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 1 + b² / a²। और वर्टिकल वाले में ये होता है E² = 1 + a² / b²। अभी एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर ट्रांसवर्स एक्सेस इज 100√10। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसवर्स एक्सेस का लेंथ, यहाँ पे तो ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है, तो 2 हो गया इसका लेंथ, और यहाँ पे अलोंग वाई एक्सेस है, तो 2b हो गया। ये आपको गिवन है 100√10। तो आपको 25 E2² की वैल्यू चाहिए, इस वाले की 25 टाइम्स चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं E1² की वैल्यू गिवन है, आई थिंक E1² इज गिवन एज √5/2। तो ये हो गया आपका 5/2। E1² वैल्यू 5/2। तो यहाँ से b² / a² को आप क्या लिखेंगे, 5/2 -1, इट विल बी 3/2। तो यहाँ से आपके पास b² की वैल्यू हो गई 3/2 a²। b² आपका क्या हो गया, 3a²/2। ये आप सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे आप b² की वैल्यू 3a² / 2 रखेंगे, तो ये आपको दे देगा 2 × b² की जगह पे आप रखते हैं 3a² / 2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 15√2। तो यहाँ से आपके पास ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये a² और a कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू आ रही है 5√2, एंड आपके पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b² इज 3a² / 2। तो 3/8, 2 टाइम्स दिस, तो b² हो गया 3 × a², 15√2/2। अब आपको क्या चाहिए, कैपिटल B चाहिए। तो जैसे आप स्मॉल a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, विच इज 5√2, और ये आपका हो गया 2b। तो इसको आप इक्वेट करेंगे 100√10 से, यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या वैल्यू मिलेगी, 2 5 वी कैन कैंसिल, 2 ऑल्सो वी कैन कैंसिल, 5 बचेगा आपके पास। तो b की वैल्यू हो गई 5√5। ये √2 आप इस √10 से कैंसिल कर देंगे उसके बाद। कैपिटल B की वैल्यू मालूम होगी, अब इधर आ जाते हैं आप। तो यहाँ पे आप कैपिटल B की वैल्यू रख दीजिए। तो 2a² क्या हो जाएगा आपका, b विच इज 5√5 इंटू 12√5। तो 12 × 5 × 5 विच इज 300। तो a² हो गया आपका 150। तो इसेंट्रिसिटी 2 स्क्वायर क्या हो गया, 1 + कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ रही है, ये a² की वैल्यू 150 आ रही है, और कैपिटल B के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, इसका स्क्वायर 125 हो रहा है। लेट्स कैंसिल दिस विथ 25, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो E2² की वैल्यू आपके पास आ रही है 11/5। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 25 E2²। तो 25 E2² आपके पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 55। So 55 should be the answer, and yes, that is the answer given to us.